5 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो आई होप सो सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं हमारे जो प्रैक्टिस सेट है 26, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। इसमें पूछा गया है कि जो आपका बिहार के अंदर, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट और लोएस्ट लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर, तो वो रहेगा आपका हाईएस्ट। ठीक है, अगर जो हम सबसे पहले हाईएस्ट की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी आपको देखने को मिलता है रोहतास डिस्ट्रिक्ट है एक, है ना, बिहार का। इसमें 73.37% के आसपास का आंकड़ा है। बेसिकली देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये दीज आर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी तक कोई सेंसस हुआ नहीं है, 21 में होना था बट बिकॉज ऑफ द कोविड अभी तक नहीं हुआ। तो जो भी डाटा है हमारे पास पुराना, उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो 2021 के 11 के अकॉर्डिंग 73 रोहतास के अंदर। इसके बाद आता है पटना सेकंड नंबर पे। ठीक है, पटना के अंदर है 70.68% जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। और उसके बाद आता है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पर है 70.47%। ठीक है, 70.47%। ये तो हो गया हाईएस्ट की बात। फिर हम बात करते हैं ये लोवेस्ट की, यहाँ पर बात कर लेते हैं नीचे। लोवेस्ट में सबसे लोवेस्ट में आता है आपका सबसे कम लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ये है आपका 51.08%। ठीक है, देन सीतामढ़ी, एक सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर देखने को मिलता है 52.05%। लास्ट में यहाँ पर आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, कटिहार। ठीक है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 52.24% ऑफ लिटरेसी रेट। तो देखिए हाईएस्ट और लोवेस्ट पूछा है, हाईएस्ट है रोहतास में, लोवेस्ट है पूर्णिया में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बट ये आंकड़ा भी आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर जो ये ऑप्शन ना हो तो उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन आप कौन सा ले सकते हैं। ठीक है, बट अगर जो हम साथ में ये भी बात करें कि बिहार के अंदर जो टोटल बिहार के अंदर पूरा लोअर लिटरेसी रेट की बात करें, तो बिहार के अंदर सबसे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, सबसे कम लिटरेसी रेट आपको बिहार में देखने को मिलता है, और वो है 61.8%। टोटल बिहार का जो लिटरेसी रेट है दैट इज 61.8%। ठीक है, अब इस 61% में से जो मेल लिटरेसी रेट है, ठीक है, पुरुषों के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो है 71.2%। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर, ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, फीमेल के अंदर है 51.5%। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि रिसेंटली एक न्यूज़ में था कि किस कंट्री का जो के अंदर जो फेसबुक ने अपना ब्लॉक कर दिया था, बेसिकली जो उसके यूज़र्स थे उनको व्यू देखने के लिए और जो शेयर करने के लिए जो उनका न्यूज़ बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। वो कंट्री थी आपकी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पर एक लॉ पास किया गया था अगेंस्ट द नेटवर्क ऑफ द कंपनी, जिसके अगेंस्ट जो है फेसबुक ने ये रिएक्शन दिया कि भाई उसने यूज़र्स का जो अकाउंट है वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिए थे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के अंदर कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन रहती है, मतलब रूरल ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पटना डिस्ट्रिक्ट। देखिए पटना डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है, यहाँ पर सबसे कम ग्रामीण क्षेत्र देखने को मिलता है। दैट इज अगर जो हम बात करें आंकड़ों की, तो वो है 56.93% जो लोग हैं पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव में रहते हैं, बाकी सब शहरों के अंदर रहते हैं। ठीक, इसके बाद दो और जो सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है, वो है एक है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मुंगेर में 72% के आसपास और भागलपुर में 80% के आसपास जो है पॉपुलेशन आपकी कहाँ रहती है, रूरल पॉपुलेशन आपकी रहती है। ठीक है, दीज आर द सेंसस अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, अगर जो हम बात करें इन टोटल कि टोटल में जो रूरल पॉपुलेशन है बिहार के अंदर वो कितनी रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो 88.07% जो है वो गाँव में रहने वाली जनसंख्या है, और 11.30, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, सिटीज़ के अंदर या अर्बन एरियाज़ के अंदर
पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। मतलब 11% आपकी शहरों में रहती है और 88% के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, गांव के अंदर रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए शेरशाह सूरी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इसमें लिखा गया है कि ही वॉज अनएजुकेटेड रूलर, नहीं बिल्कुल अनएजुकेटेड नहीं था, वो एजुकेटेड पर्सन था, ठीक है, हाईली एजुकेटेड पर्सन था। उसने अपना घर छोड़ा था लगभग आई थिंक 1494 के अंदर, ठीक है, 1494 में अपना घर छोड़कर वो आया था कहाँ पर, जौनपुर के अंदर, जौनपुर, ठीक है, जौनपुर में एज अ स्टूडेंट आया था फॉर स्टडी के लिए पढ़ने के लिए वो जौनपुर आया था, वहाँ पर उसने पढ़ाई करी, ठीक है। और उसके टाइम पर जो एक फेमस चीज़ थी वो था सिराज ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो गलत हो जाती है कि वो अनएजुकेटेड पर्सन था, ही इज़ अ एजुकेटेड पर्सन जो पढ़ने के लिए बेसिकली जौनपुर आया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है शेरशाह सूरी के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट है ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हजरत ए अलाह आफ्टरवर्ड सुल्तान, ठीक है। मतलब उसने पहले अपना नाम रखा, मतलब जो अपने आप को टाइटल दिया शेरशाह सूरी ने, हजरत ए अला, बिल्कुल ये उसने अपना टाइटल रखा था, ठीक है। जब उसने कब रखा इसने जब बंगाल के जो वो थे रूलर किंग, ठीक है, बंगाल के जो रूलर थे उनको हराया था, तब उसने अपना ये टाइटल रखा था हजरत ए अला, ठीक है। और बंगाल के उस टाइम पर जो रूलर थे वो कौन थे, नुसरत शाह, ठीक है, नुसरत शाह को जब हराया था उसके बाद उसने अपना टाइटल रखा था हजरत अला, ठीक है। उसके बाद उसने अपना टाइटल रखा सुल्तान, ठीक है। उसके बाद क्या नाम रखा था, सुल्तान टाइटल रखा था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी सही है। इसने लिखा नेवर अज्यूम टू बी द टाइटल, भाई इसमें हमने अभी बात करी ना कि पहले नाम रखा अपना, मतलब देखे ना सर नेम जो एक इनिशियल यूज़ किया गया उसके आगे, नाम के आगे हजरत अला रखा, उसके बाद उसने रखा बाद में सुल्तान, सुल्तान शेरशाह सूरी, ठीक। तो यहाँ कह गया नेवर, कभी उसने सुल्तान का टाइटल नहीं रखा, ऐसा तो है ही नहीं, उसने तो रखा था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है, ऑप्शन 2 वाली। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है और इसको फिर आपको मैच करना है। मैंने यहाँ पर टेबल नहीं बनाई, बट कोई बात नहीं, हम टेबल अपनी जनरेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है हमारे साथ, तो है ना। तो देखिए भक्ति मूवमेंट के सेंट के नाम दिए हुए हैं, संत हैं रविदास, सेन, नामदेव और कबीर, ठीक है, भक्ति मूवमेंट के सेंट हैं ये। और उनका क्या क्या प्रोफेशन रहा है, ठीक है, संत बनने से पहले वो क्या क्या काम किया करते थे वो दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है बार नाई थे, मोची थे, या वेवर मतलब जुलाहा जिन्हें कहते हैं, टेलर, दर्जी, कॉबलर का मतलब होता है मोची, ठीक है। तो कौन क्या था उसके बारे में आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैच रहेगा, रविदास जो थे, ठीक है, तो रविदास जो थे वो थे क्या थे, वो थे कॉबलर आपके, ठीक है, कॉबलर रविदास थे आपके कॉबलर, दैट इज द मोची। और सेन जो थे, सेन सेंट, ये थे आपके बार्बर, नाई। और नामदेव जो थे, नामदेव आपके थे दैट इज टेलर। और कबीर जो थे वो कौन थे, जुलाहा थे, ठीक है। कबीर के साथ तो संत कबीर के साथ में तो जुलाहा वर्ड आपको जनरली मिल ही जाता है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या मैच बनता है, ए के साथ जाता है 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3। तो दैट विल बी 2 1 4 3 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, आपके क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन दिया होता तो ये कॉम्बिनेशन जहाँ पर भी होता वो आपका क्या रहता, करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सिटी ऑफ बिहार, बिहार की वो पहली सिटी कौन सी है जिसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिली, मतलब बिहार के अंदर सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ शुरू की गई, ठीक है। तो बिहार के अंदर वो जो सबसे पहली शहर था जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शुरू हुआ वो है मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है सबसे पहले शुरू हुआ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये रिजर्व था फॉर बेसिकली उस टाइम पर जब ये शुरू हुआ था, किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। और अगर जो हम बात करें कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तक थे ना, जब तक ये सेंसस हुआ उस टाइम तक बिहार के अंदर 12 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आपकी स्टैब्लिश हो चुकी हैं, ठीक है। और इन 12 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो है लगभग 12 बड़े शहर और जो है लोग 12 बड़े शहर या आप कह लीजिए 12 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मुजफ्फरपुर।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको बात करनी है। देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ से होने की वजह से कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ से आपको एम्प्लॉयमेंट जो रेट है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। ठीक है, रिडक्शन होता है इंटर या इंट्रा रीजनल इम्बैलेंस का। ठीक है, और क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्किल डेवलपमेंट। जो स्किल्ड डेवलप्ड लोग हैं या जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, मतलब किसी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। बेटर डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज होता है, इंक्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर जो डेवलप ग्रोथ देखने को मिलती है। इंक्रीज वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट। देखिए वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट होती है आपकी जैसे कारपेंट्री हो गया, रिपेयर वाला हो गया, जैसे गाड़ियों का रिपेयरिंग होता है, स्कूटर कार, इन सब चीज़ों का, मोबाइल गैजेट्स, इन सभी तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनके रिपेयर वगैरह का जो वर्क होता है इन्हें कहते हैं वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट। इन सब में इंक्रीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट के अंदर या बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं यहाँ। तो उससे रिलेटेड आपसे बात पूछी गई है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या होता है। देखिए बेटर डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज होता है, इंक्रीज वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट होती है, बिल्कुल अभी हमने बात की। और ग्रेजुअल शिफ्ट होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है आपका टर्शरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, स्किल्ड डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये चारों ऑप्शंस आपके क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको, मैचिंग दी गई है। स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है एक तरीके से कि हाइपर इन्फ्लेशन या डिस इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, इनको आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट किसके साथ में मैच करती है या नहीं करती है। देखिए हाइपरफ्लेशन के अंदर क्या होता है कि एक रैपिड डिस्क्राइब करता है बेसिकली ये टर्म कि रैपिड या एक्सक्लूसिवली एक आउट ऑफ कंट्रोल कह लीजिए या बहुत ही तेज़ी से जो इंक्रीज देखने को मिलता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा, दैट मीन्स जो उसके प्राइसेस हैं उसके अंदर क्या है आपको फटाफट एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब एक्सटेंसिवली। जैसे आज की डेट में फ्यूल प्राइसेस हैं, ठीक है, वो क्या है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो रैपिड इंक्रीज इन द जनरल प्राइसेस लेवल आपको देखने को मिलता है हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर। सही आपका जो मैच है ये करेक्टली मैच है। डिस इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि जो प्राइस इन्फ्लेमेशन है या इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है टेम्परेली कुछ टाइम के लिए। जिसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर, ठीक है, चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और उसकी वजह से जो जनरल प्राइसेस हैं उसके अंदर आपका थ्रू आउट द इकोनॉमी के अंदर जो जनरल प्राइसेस हैं चीज़ों के उसको गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, डिक्रीज इन द प्राइस इन्फ्लेशन। तो ये आपका डिस इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, मैच हो रहा है। रिफ्लेशन की अब बात करें तो रिफ्लेशन जो है एक फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन करता है जो आउटपुट के लिए, जो एक्चुअली क्रैप करता है इफेक्ट किसके किसके इफेक्ट को, डिफ्लेशन के इफेक्ट को, जो जनरली अकर होते हैं इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की कंडीशन में या रिसेशन के टाइम पर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पॉलिसी टू क्रैप द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन। बिल्कुल ये बात हमने बात करी ना कि क्रैप करता है डिफ्लेशन के इफेक्ट को, तो ये भी आपका स्टेटमेंट या ये भी आपका मैच जो है करेक्टली बनता है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये आपका एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन की हम अगर बात करें तो ये तो इन्फ्लेशन जो है कंबाइन कर देता है विद द डिक्लाइन ऑफ जीडीपी। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ जीडीपी के साथ में, जिसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये वो क्या हो जाती हैं, उनके अंदर गिरावट देखने को मिलती है और एक हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट या एक इकोनॉमिकल स्टैग्नेशन आपको देखने को मिलता है, मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी है साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन विद द स्लो इकोनॉमिक, हमने बात करी, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलता है। तो फोर्थ वाला पॉइंट भी आपका करेक्टली मैच होता है। तो यहाँ पर सारे मैच हो रहे हैं, तो करेक्टली मैच पूछा था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे पहले पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर कौन सा था, उसका नाम था बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर जो पहला पब्लिश हुआ भारत के अंदर, और ये पब्लिश हुआ था कब, 1780s में। ठीक है, 1780 के अंदर ये एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, कहाँ पर, कोलकाता के अंदर, कोलकाता। ठीक है, आज का कलकत्ता, उस टाइम का कोलकाता। ठीक है,
ये बेसिकली क्या था, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। दिस वाज द इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर। और जिसे शुरू किया था, बेसिकली इसकी फाउंडेशन रखी थी किसने, जेम्स अगस्टस जेम्स अगस्टस हिकी ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा। पहला जो न्यूज़पेपर था भारत का वो था बंगाल गazette, इंग्लिश न्यूज़पेपर 1780, और जिसकी जो स्थापना रखी थी या फाउंडेशन करी थी जेम्स अगस्टस हिकी ने करी थी, ठीक है। और ये न्यूज़पेपर 2 साल तक चला, 1782 तक चला। उसके बाद फिर ये बदल गया। उसके बाद क्या हो गया, मॉडर्न इंडियन प्रेस जो है उसकी स्थापना हो गई, जिसके बाद जो कई सारी चीज़ें डेवलपमेंट देखने को मिलती हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बंगाल गज़ेट इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ को या किस चीज़ को जियोग्राफिकल इंडिकेटर या इंडिकेशन जिसे हम कहते हैं जीआई टैग, है ना, जीआई टैग नहीं मिला है स्टेटस फ्रॉम द बिहार। बिहार की कौन सी वो चीज़ है जिसे जीआई टैग नहीं मिला है। तो पहले तो हमें वो पता होना चाहिए कि जीआई टैग जो है किन किन चीज़ों को मिल चुका है, ठीक है, बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं, मधुबनी पेंटिंग्स, उसे जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। फिर एक भागलपुर सिल्क है, उसे भी जीआई टैग मिल चुका है। और सिक्की ग्रास वर्क जो होता है उसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। और एक जरदालू मैंगो या जरदालू आम होता है, उसे भी जीआई टैग, मतलब जितने भी ऑप्शन दिए हुए ना चारों के चारों, इन चारों को क्या है जीआई टैग तो मिल चुका है भाई। यहाँ पर पूछा था नॉट, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे जीआई टैग नहीं मिला है। ये सभी चीज़ों को क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है, जिसे कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 हुई, ठीक है। ये कब आयोजित हुई थी, ये हुई थी आपकी 21 फरवरी 2021 को, ठीक है, 21 फरवरी 2021 को ये आयोजित की गई थी। और ये बेसिकली ऑनलाइन समिट थी, बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो है इसे नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे बेसिकली नहीं इनॉग्रेट किया गया था, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन, मतलब बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि उस टाइम क्या था, कोविड पीरियड चल रहा था, कोई कहीं जा नहीं रहा था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही सारे काम हो रहे थे, ठीक है। तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। और इस टाइम की जो थीम थी, यहाँ पर जो थीम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा सकती है, वो थीम थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट टू ऑल या फॉर ऑल, ठीक है, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल इज द थीम इस पर्टिकुलर सेशन की, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। देखिए लिखा हुआ है 21 में हुई, ये 20वां एडिशन था इवेंट का, ऑर्गेनाइज किया गया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि जो 2021 के अंदर जो ये एडिशन हुआ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, ये आपका 20वां एडिशन था, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही होती है। और फिर आगे लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनाइज किया गया था यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया, नहीं, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था यूएनईपी के द्वारा नहीं, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था टेरी के द्वारा। टेरी, टेरी क्या होता है, ये है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसके अंदर जो है बहुत सारे वर्ल्ड वाइड नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे एरियाज़ के फील्ड के लोग इन्वॉल्व हुए, पार्टिसिपेट किया, जैसे कि गवर्नमेंट्स या बिजनेस लीडर्स या अकेडमिनियंस या क्लाइमेट साइंटिस्ट, यूथ, सिविल सोसाइटी के लोग जो फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बेसिकली क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, ठीक है। तो वो सभी लोगों ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और साथ में इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, एंड साथ में इसके साथ रही थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक। इन तीनों मिनिस्ट्रीज ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया था, बेसिकली इसमें को पार्टनर्स थे, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी क्या हो जाती है, गलत। फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द समिट, बिल्कुल इन्होंने ये इनॉग्रेट किया था वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हमने पहले स्टेटमेंट में बात करी थी जब हमने शुरुआत करी थी क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, देखिए जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में इसे कहा जाता है बियाडा, BIADA, बियाडा, ठीक है, सब शॉर्ट में कह सकते हैं बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी
जिसकी स्थापना कब हुई थी? ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो आया आपका 1974 के अंदर, ठीक है, 1974, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बियाडा की स्थापना हुई थी एक्ट के तहत जो 1974 के अंदर आया था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी के अंदर, इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है कार्बन वॉच, ठीक है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे एसेस किया जा सकता है कार्बन फुट प्रिंटिंग किसी भी इंडिविजुअल के, ठीक है। मतलब कार्बन फुट प्रिंटिंग का मतलब जैसे आप किसी जगह बैठे हुए हैं तो उस जगह बैठने के बाद जैसे तो ना डॉग स्मेल्स करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति यहाँ पर था तो उसको पीछा करते हुए सूंघते हुए चले जाते हैं उसके पीछे पीछे, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी से कई सारे कार्बन्स या डेड सेल्स जो है जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर क्या गिरते रहते हैं, तो उनको एक्सेस करके कार्बन फुट प्रिंटिंग को एक्सेस करते हुए उस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने वाली जो एक चीज़ है, बेसिकली नॉट इन्फॉर्मेशन बट बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन आपकी तीन चार चीज़ों की रहती है, तो उसके लिए बेसिकली एप्लीकेशन है, इसे लॉन्च किया गया है कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first Indian to be elected as a chairperson of the UN Advisory Committee on Human Rights Council? देखिए ह्यूमन राइट काउंसिल जो होता है, जिसको यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है जिसे हम कहते हैं UNHRC, ठीक है। ह्यूमन राइट कमीशन जो है यूनाइटेड नेशन का, उसकी जो काउंसिल है, उसके जो एडवाइजरी कमेटी है, उसके चेयरपर्सन पहली बार एक भारतीय को चुना गया है। वो भारतीय कौन है? वो है अजय मल्होत्रा, ठीक है। अजय मल्होत्रा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द अजय, दैट्स अजय मल्होत्रा, ठीक है। अजय मल्होत्रा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये बेसिकली कौन है? एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, IFS ऑफिसर हैं 1977 के बैच के, ठीक है। 1977 के बैच के IFS ऑफिसर हैं अजय मल्होत्रा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी was constituted with the purpose of review and strengthening of monetary policy framework। देखिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया, यहाँ पूछा गया है कौन सी कमेटी का गठन किया गया रिव्यू करने के लिए और स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है उसको। तो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो थी उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। ये आपके फॉर्मर कौन रह चुके हैं? गवर्नर रह चुके हैं कहाँ के? RBI के, ठीक है। तो इनकी देख रेख में जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। फिर एक है चेलन कमेटी, चेलिया कमेटी, जो चेलिया कमेटी है ये आपका टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात करती है, टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात करती है, ठीक है। फिर ये रंगराजन कमेटी, ठीक है। रंगराजन कमेटी जो है ये आपका बात करती है कि एसेसिंग जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, उसके बारे में ये बात करती है, ठीक है। सेविंग और इकोनॉमिक के बारे में, सेविंग या इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बात करती है। फिर है BK चतुर्वेदी कमेटी, ये आपके रिव्यू करती है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज के बारे में, ठीक है। जो PSUs हैं बेसिकली ऑयल सेक्टर के अंदर, उनको उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनको एक्सेस करने का काम या उनको रिव्यू करने का काम जो है वो इस कमेटी ने किया है, BK चतुर्वेदी कमेटी, ठीक है। बट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उर्जित पटेल कमेटी, जिसने रिव्यू या स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम किया है, उसके लिए गठित की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बिहार में थोड़ा चांसेस कम होता है आने के, बट आ भी सकता है, कोई वो नहीं है, पूछा भी जा सकता है। तो देखिए पहला असर्शन है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्प्रेड किया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के अंदर। बिल्कुल, भारत के अंदर जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया था। तो ये असर्शन तो आपकी सही है, ठीक। बट रीज़न के बारे में बात करते हैं। रीज़न क्या कह रहा है कि दे वांटेड टू मॉडर्नाइज इंडियन पीपल्स सो दैट दे कुड शेयर देयर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। भाई देखिए इसमें ये कहा गया कि भाई वो भारतीय लोगों को मॉडर्न एजुकेशन से इसलिए पढ़ाना चाहते थे ताकि वो जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें उनकी सहभागी ले सके। नहीं, ऐसा नहीं था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य था कि भाई वो भारतीय लोगों को पढ़ा सके ताकि जो एक्सपेंडिचर है, मतलब वो देखिए वो रिड्यूस करना चाहते हैं अपना एक्सपेंडिचर कॉस्ट। भाई देखिए अगर जो आप कहीं भी काम करेंगे तो वहाँ पर जो आपको लोअर स्टाफ चाहिए होगा ना, लोअर ग्रेड का स्टाफ, जो ग्रुप C ग्रुप D इस टाइप वाले जो क्लासेस के स्टाफ होते हैं, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना, मतलब भाई उसके लिए क्या फिर आपको ब्रिटिश से लोग, इंग्लैंड से लोगों को बुलाना पड़ेगा, फिर उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा लगेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई इंडिया के अंदर मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ाया
और उसको बढ़ाने से क्या हुआ, उसको बढ़ाने से उन्हें ये चीज़ मिली कि यहाँ पर भारतीय लोगों ने शिक्षा पाई, शिक्षा पाने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के अंदर जो माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं, क्लर्क वगैरह, प्यून वगैरह, इस तरह की जो पोस्ट होती हैं, उनके लिए उन्हें भारत से ही लोग मिल गए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा बच गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए था ये, बट वो भी माइनर पोस्ट के लिए, ना कि कोई हायर पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पर रीज़न तो गलत हो जाता है, असर्शन तो क्या है भाई, मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड तो किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस तारीख में बिहार के अंदर पंचायती राज एक्ट 2006 आया, मतलब वो इन्फोर्स हुआ, मतलब जो बिहार के अंदर पंचायती राज एक्ट हुआ था वो इन्फोर्स हो गया, मतलब वो लागू हो गया बेसिकली, किस तारीख में, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये आया था, इन्फोर्स हुआ था 8 अप्रैल 2006 को। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, 8 अप्रैल 2006 को। और इस एक्ट के तहत जो है पहली पंचायत बनी बिहार में इलेक्शन के थ्रू, वो बनी थी मई जून के टाइम पर। देखिए अप्रैल में लागू हुआ, मई जून में इलेक्शन हुए 2006 में, तो उसके तहत जो है पहली पंचायत स्थापित की गई थी बिहार के अंदर, बिहार पंचायत एक्ट के तहत, जिसके अंदर 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज सिस्टम बिहार के अंदर लागू हो गया, जो जिसमें थी ग्राम पंचायत थी आपकी लोवेस्ट लेवल पे, फिर पंचायत समिति जो आपकी ब्लॉक लेवल पे थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट या जिला परिषद जिसे कहते हैं, वो आपकी कहाँ थी, जिला लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई बिहार म्यूनसिपैलिटी, बिहार की म्यूनसिपैलिटी के द्वारा अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2020 का, जिसमें डिटरमाइन किया गया कि जो अर्बन एरियाज हैं और द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 75 टू व्हाट परसेंट। अच्छा देखिए, जो एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर पहले जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर जो पहले लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, वो 75% थे, अब वो रिड्यूस हो गए, कितने हो गए, तो ये पूछा गया है, ये हो गए आपके 50%। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 75 से घटकर वो कितने हो गए थे, 75% हो गए। ठीक है, इन अर्बन एरियाज के अंदर स्पेशली। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जब झारखंड अलग हुआ बिहार से 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, नॉट 20, 2000 को जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो इस तारीख तो अलग हुआ, इसमें पूछा गया व्हाट वाज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, बिफोर द क्रिएशन, मतलब बिहार से झारखंड अलग होने से पहले, मतलब 15 नवंबर 2000 से पहले की तारीख में जब बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था, उस टाइम पर बिहार के अंदर जो एमएलए की सीट्स हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीट्स हैं बिहार के अंदर, वो कितनी थी, ये पूछा गया है। ठीक है, अभी करंट टाइम पर कितनी है ये तो आपको पता ही होगा, 243 है आपकी, है ना, 243 सीट्स जो है वो बिहार के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की हैं, और जिसमें से 75 सीट्स कहाँ की हैं, काउंसिल की हैं, जो आपकी म्यूनसिपल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, परिषद होती है, विधान परिषद, उसकी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, बट अभी यहाँ पूछा गया है कि भाई पहले, तो पहले में था आपकी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 324। ठीक है, तो जब अलग नहीं हुआ था तब यहाँ पर थी 324। ठीक है, 324 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वुमेन्स हैव बीन इलेक्टेड। ठीक है, कितनी महिलाएं इलेक्ट हुई हैं 17वीं जो बिहार की विधानसभा इलेक्शन हुए उसके अंदर। तो देखिए 17वीं विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर देखिए कितनी सीट्स थी भाई, जो टोटल सीट हैं वो कितनी है, 243 सीट्स हैं। अब इस 243 सीट्स के अंदर से 26 जो है महिलाएं वो चयनित हुई हैं, चुनी गई, किसके अंदर, 17वीं बिहार सभा के जो विधानसभा इलेक्शन थे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 women has been selected. Next question, who among the following was the first speaker of Bihar Legislative Assembly? बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे, वो थे राम दयालु सिंह, आपने नाम सुना ही होगा, श्री राम दयालु सिंह जो है पहले जो विधानसभा थी आपकी बिहार की उसके स्पीकर हुआ करते थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था बेसिकली वो कब से कब तक था, ये था आपका 1937 से लेके 1944 के आसपास, मतलब आज़ादी से पहले जो एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनाई गई यहाँ पर, तो उसके अंदर ये थे। ठीक है, जब ये गठित हुई थी बेसिकली बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली।
ठीक है, श्री राम दयालु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first state to implement e-storage waste in the country? e-storage waste कंट्री के अंदर किसने इम्प्लीमेंट किया? तो ये सिस्टम आपका सबसे पहले चालू किया है बिहार ने, ठीक है। बिहार स्टेट इज़ द फर्स्ट जिसने ई वेस्ट स्टोरेज का जो सिस्टम है वो चालू किया। बेसिकली एक्चुअली ये स्टोरेज है, बेसिकली ई स्टोरेज मतलब जो होता है ना, बेसिकली स्टेट के अंदर जो गोडाउंस होते हैं, तो गोडाउंस में जो जो जगह हैं, प्लेसेस हैं, कितना प्लेस है, कितना प्राइस है, कितने टाइम के लिए रखोगे तो कितना आपको रेंट देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें एक ई प्लेटफॉर्म पर, एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिससे लोग अपना सामान जो है या अनाज है भंडार गृह में ले जाने से पहले ही चेक कर सकते हैं कि वहाँ ले जाएंगे तो हमारा सामान जमा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें पहले से वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे जो हमारा सेट नंबर 26 है ना, 26 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।